नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम तंत्र लोक है और जिस तरीके से आपको हर रोज बेनाम के ऊपर हॉरर स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं, ठीक उसी तरीके से अब मैंने तंत्र लोक के ऊपर भी स्टोरीज ढालना शुरू कर दिया है, जिनका मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तंत्र लोक के ऊपर जाकर अपनी स्टोरीज को सुनो, ताकि हमारा वो चैनल फिर से उसी तरीके से दौड़ सके जिस तरीके से वो शुरुआत में दौड़ रहा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम नेहा है। तो चलिए अब ये कहानी नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना की कहानी है जिसके बारे में सुनने के बाद डर कम मारे आपकी रूह कपकपा जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। दरअसल गांव में पैदा होने की वजह से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं पास के ही शहर में चली गई। वहां पर मैं पीजी हॉस्टल में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी और उसी कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई अनुज से, जिसके बाद कुछ ही वक्त में मैं और अनुज बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे के साथ पढ़ाई से संबंधित बातें करना, इन सब में बातें करते करते हम दोनों एक दूजे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगे, जिसकी वजह से अब एक दूजे के बिना हमारा मन नहीं लगता था। ऐसे में हमें पता ही नहीं चला कि हमारी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई और आखिरकार एक दिन अनुज ने, जब मेरी कॉलेज का सेकेंड ईयर था, तो मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का दिन था। हम दोनों ने तय कर लिया था कि जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जब हम दोनों में से कोई एक भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। हम दोनों एक दूजे से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों ही चाहते थे कि हम दोनों की शादी हमारे परिवार की मर्जी से हो। वही एक दिन पता चला कि अनुज के बड़े भाई शिवम की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। इस हादसे ने अनुज को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। ऐसे में मैं अनुज को बहुत संभाला और अपने परिवार के लिए अनुज ने भी धीरे धीरे अपने आप को संभालना सीख लिया था। फिर जैसे ही एग्जाम पूरी हुई, अनुज ने अपने भाई के गैराज को संभाल लिया और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगा। मैं अनुज के इस फैसले से खुश थी कि आखिर उन्होंने जैसे भी हो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। वैसे अनुज एक बहुत अच्छा जिम्मेदार इंसान था। ऐसे में मुझे लगता था कि मैं हमेशा उनके साथ खुश रहूंगी, वो कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आखिर 3 सालों का साथ था हमारा और मैं अच्छे से अनुज को जानती थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वही अनुज के भाई की मौत को अब 6 महीने होने को आए थे और हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। ऐसे में मैं अपने गांव वापस आ गई थी और गांव में अनुज से बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार था। ऐसे में सबके होते हुए मैं अनुज से फोन पर बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे घर में काफी ज्यादा अनुशासन था। लेकिन फिर भी मैं अपने मम्मी के फोन को मोबाइल में कुछ देखने के बहाने से ले लेती और सबसे छुपाकर हर 2-3 दिन में अनुज से कुछ देर के लिए बातें कर लेती। आखिर हम दोनों अब एक दूजे से दूर नहीं रह सकते थे। वैसे अब अनुज चाहता था कि मैं अपने घर परिवार को हमारे बारे में बताऊं, क्योंकि उसने तो अपने परिवार को मेरे और उसके बारे में बता दिया था, लेकिन मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं अपने दिल की बात अपने घर में किसी से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अनुज से दूर भी नहीं रह सकती थी।
ऐसे में एक दिन खाना खाते वक्त जब मैंने अपने घर वालों को अपने और अनुज के बारे में बताया तो मेरे घर वाले गुस्से में बौखला उठे और मुझसे गुस्से में काफी भला बुरा कहा और अनुज को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए कहा। लेकिन मैं अनुज को भूल नहीं सकती थी। ऐसे में मैं जिद पर आ गई कि अगर मैं शादी करूंगी तो अनुज से करूंगी। यह सुनकर घर वालों ने मुझे काफी डराया, धमकाया, डांटा, लेकिन मुझे सिर्फ अनुज चाहिए था। ऐसे में मेरी जिद के आगे हारकर घर वालों ने मेरा रिश्ता अनुज से तय कर दिया। लेकिन हर किसी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और जब मेरी शादी हुई तो मुझे विदा करते समय मेरे पापा ने गुस्से में मेरी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन मेरी माँ मेरे पास आकर गुस्से में बोली, आज से तुम हमेशा के लिए हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद अपनी सूरत भी मत दिखाना। ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया और मैं दुल्हन बनकर अनुज के घर आ गई। अपने घर वालों को मैं तकलीफ देना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। पर मुझे भरोसा था कि अनुज के अच्छे व्यवहार को देखकर और मुझे खुश देखकर एक दिन मेरे घर वाले हम दोनों को जरूर अपना लेंगे और हमें माफ कर देंगे। फिर अनुज के साथ विदा होकर मैं अनुज के घर यानी कि अपनी ससुराल आ गई। अनुज के घर वालों ने मुझे सच्चे दिल से अपनाया था। अनुज की भाभी रजनी, जब मैंने उसे देखा तो उसकी तकलीफ देखकर मुझे अपनी तकलीफ महसूस होने लगी। उसकी आंखों का सूनापन, उसके चेहरे की उदासी मुझे ये एहसास करा रही थी कि उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसकी जिंदगी कितनी सूनी और अधूरी है। ऐसे में पहली मुलाकात में ही मुझे एहसास हो गया कि रजनी एक बहुत अच्छी औरत है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी सगी बहन की तरह है। मेरी और अनुज की सुहागरात के दिन अनुज ने मुझे अपने घर परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और मुझसे कहा कि मैं हमेशा रजनी भाभी का ख्याल रखूं। और मैंने भी उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस वक्त बातें ही बातों में मैंने अनुज से कहा कि रजनी भाभी की उम्र अभी बहुत कम है, तो क्या हम उसका पुनर्विवाह नहीं कर सकते जिससे उसकी जिंदगी फिर से संवर जाए। ये सुनकर अनुज मेरी तरफ देखते हुए बोला कि भाभी भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इतनी आसानी से उसे भूला नहीं पा रही हैं और अभी इस बारे में बात करके भाभी को हम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे ही मौका देखकर हम भाभी से इस बारे में बात करेंगे। अगर भाभी अपनी दूसरी शादी के लिए मान जाएं तो सबसे ज्यादा खुशी हम सबको होगी। अगर उनका फिर से घर बस जाए तो। ये कहते हुए मैं और अनुज बातें करने लगे। वही अगले दिन मैं और अनुज दोनों अपने हनीमून के लिए माउंट आबू चले गए थे। अब एक दूजे के साथ हम जिंदगी की हर तकलीफ भूल जाना चाहते थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने होटल के अपने कमरे में आराम किया और अगले दिन सुबह ही घूमने के लिए निकल गए। हम दोनों एक दूजे के साथ घूमते हुए शहर से बाहर निकल आए थे। तभी शहर के बाहरी इलाके में एक नहर थी। हम दोनों उस नहर के किनारे बैठकर अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए बातें करने लगे। मैं अनुज के कंधे पर अपना सिर रखकर उससे बातें किए जा रही थी। उस वक्त हम दोनों एक दूजे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी को एक ग्रहण लगने वाला है। उस वक्त अनुज भी मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे कुछ बातें कर रहा था। हम दोनों जब बातें कर रहे थे तो अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका हमारे पास से गुजर गया हो, जैसे कोई हमें छू कर गया हो। ये देखकर मैं हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। अब मुझे परेशान देखकर अनुज बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। ये कहते हुए हम फिर से बातें करने लगे, लेकिन मुझे वहां अजीब लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे और अनुज को देख रहा हो, जैसे किसी की नजर हम दोनों के ऊपर ठहर गई हो। ये एहसास होते ही मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। तब मैं सोचने लगी थी कि ये सब कुछ मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ वक्त वहां पर रहकर मैं और अनुज एक दूजे के हाथों में हाथ लिए वहां से अपने होटल की तरफ आ गए। उस वक्त भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चलकर आ रहा हो। वैसे अनुज को तो इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। ये सब कुछ मुझे थोड़ा हैरान भी कर रहा था, लेकिन इन बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं अनुज के साथ वहां से आ गई। वैसे शाम भी हो चुकी थी और हम लोग सुबह से घूम रहे थे। ऐसे में मुझे भी थकान हो रही थी, तो मैं और अनुज दोनों अपने रूम पर वापस लौट आए। हम दोनों साथ में नहाए और उसके बाद थोड़ा बहुत खाने के बाद
हम दोनों आराम करने के लिए लेट गए। उस वक्त मैं अनुज के सीने पर अपना सिर रखकर उससे बातें किए जा रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में से अचानक से गुजर गया हो। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई तो मुझे इस तरह परेशान देखकर अनुज ने कहा, क्या हुआ? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कहने लगी, अनुज, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में से भाग कर गया हो। मेरी बात सुनकर अनुज मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारा कमरा अंदर से लॉक है और अंदर कौन आएगा, और हम दोनों कौन से ही सो रहे हैं कि कोई आता तो हमें पता नहीं चलता। ये सुनकर मैं घबरा कर कहने लगी, अनुज, पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगा था और कुछ अजीब सा लग रहा है। उस वक्त मेरी बातें सुनकर मुझे घबराए हुए देखकर अनुज प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। वैसे थक गई हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो सो जाओ। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। वही कुछ ही देर में अनुज तो सो गया, पर मुझे एक घबराहट सी हो रही थी। ऐसे में फिर मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और मुझे भी नींद आ गई। तभी आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा है, जिसकी वजह से जैसे मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बगल में देखा, अनुज गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब भी मुझे अपने सीने पर भारीपन और किसी के बैठने का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मुंह से घबराहट की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मैंने अपना हाथ अनुज की तरफ बढ़ाकर उसे जगाने की कोशिश की। मैं घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मैंने उठने की कोशिश की। अचानक मेरे गले में जो देवी माँ का लॉकेट था वो बाहर आ गया, और उसके बाहर आते ही ऐसा लगा जैसे मुझे एक शांति मिली हो। मेरे सीने पर जो भारीपन मुझे महसूस हो रहा था वो अब मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। अब मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था, परंतु मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ऐसे में अनुज को जगाने लगी। मेरे जगाने पर अनुज मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यह सुनकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, अनुज, अनुज, कुछ है यहां पर, कुछ है। अब मुझे इस तरह घबराते देखकर अनुज हैरानी से बोला, क्यों, क्या हुआ? यह सुनकर घबराते हुए मैं फिर बोली, कोई है हमारे कमरे में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पर बैठा हुआ था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं जगा पाई थी। ये देखकर अनुज प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, चलो सो जाओ। ये सुनकर मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही अनुज बोला, तुमने बुरा सपना देखा है, चलो सो जाओ। उस वक्त घबराहट की वजह से मैं अनुज का हाथ अपने हाथों में लिए घबराते हुए सो गई, और अनुज तब तक प्यार से मेरे बाल सहलाते रहा जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो गई थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा था, और रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ याद करके मैं बहुत परेशान थी। उस वक्त मुझे इस तरह परेशान देखकर अनुज ने मेरे सिर को छू कर देखा और कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर अनुज की तरफ देखते हुए उदास स्वर में मैंने कहा, पता नहीं क्यों थकान महसूस हो रही है, कल रात भी पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। ये सुनकर अनुज कहने लगा, तुम कल रात को लेकर परेशान हो? अरे कुछ नहीं, बस तुमने डरावना सपना देखा था और कुछ नहीं। ये सुनकर मैंने कहा, शायद मैंने बुरा सपना ही देखा होगा, और अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद हो सकता है मैंने नींद में कोई बुरा सपना देखा हो और जिसकी वजह से घबरा गई हो। ऐसे में मैं भी उस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। उस दिन हम कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में अनुज ने मेरा बहुत ख्याल रखा और धीरे धीरे मेरे बुखार का असर भी काफी कम हो गया था, लेकिन मुझे थकान महसूस हो रही थी। शाम के टाइम अनुज किसी काम से रूम से बाहर गया हुआ था। मैं रूम में आराम कर रही थी। तभी अचानक फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भागते हुए मेरे ऊपर से होकर गुजर गया हो। ये देखकर मैंने घबराते हुए अपनी आंखें खोल लीं और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शायद ये मेरे मन का भ्रम है। ये सोचकर मैंने फिर से अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट बहुत हो रही थी। ऐसे में नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक फिर से ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अब मैं घबराने लगी थी और मेरी आवाज भी अपने गले में से नहीं निकल रही थी। तभी अनुज कमरे में आया
मेरी ऐसी हालत देखकर घबराते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए कहने लगी, अनुज, अनुज, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अब यहां नहीं रुकना है। क्यों ना हम लोग यहां से चले, ना घर वापस। ये सुनकर अनुज ने कहा, नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं अनुज, मुझे ये नहीं रहना है यहां। हम लोग यहां से अभी चलेंगे। ये सुनकर मुझे प्यार से समझाते हुए अनुज कहने लगा, नेहा, हम लोग यहां 4-5 दिन के लिए आए हैं और अभी हमें सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और ऐसे में मुझे नहीं लगता हमारा वापस लौटना ठीक होगा। जल्दी ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर हम लोग फिर कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? वो प्यार से समझाते हुए कह रहा था। ये सुनकर मैं घबराते हुए कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना अनुज, मुझे वापस जाना है। यहां मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आप चलिए यहां से। उस वक्त मुझे परेशान देखकर अनुज ने कहा, ठीक है, हम लोग सुबह यहां से चलेंगे, वैसे भी अब रात होने को आई है। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए कहने लगी, लेकिन अनुज। तभी मेरी बात बीच में काटते हुए अनुज मेरे गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, मैंने कहा ना सुबह चलेंगे, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर मैं रोते हुए कहने लगी, आप मुझे 1 मिनट के लिए छोड़कर मत जाओ। यहां मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा जान का दुश्मन बन बैठा है, कोई मुझे मारना चाहता है। अब मेरी बात सुनकर अनुज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, हम दोनों के सिवा इस कमरे में कोई नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसे भ्रम हो रहे हैं। ये कहते हुए मुझे समझा रहा था, लेकिन मैं जो कुछ महसूस कर रही थी, मैं आखिर अनुज को कैसे समझाऊं, ये समझ नहीं पा रही थी। उस रात अनुज मेरे साथ रहा। सारी रात मैं घबराहट की वजह से सो भी नहीं पाई थी। उस रात सब कुछ सही रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे और ज्यादा घबराहट हो। सुबह होते ही अनुज ने सबसे पहले मेरा बुखार चेक किया और मेरी तबीयत अब पहले की बजाय ठीक है। ये देखकर कहने लगा, अब तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें आराम करना है। यह सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तो जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से डर रही थी। लेकिन फिर अनुज की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहने लगी, अनुज, हम लोग वापस चलते हैं ना? उस वक्त मेरी तबीयत देखते हुए और मेरी जिद देखते हुए अनुज ने कहा, ठीक है। फिर हम लोग घर आने के लिए रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में भी गाड़ी में सफर करते हुए मुझे बस यही लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी मुझे लगता कि शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये मेरा भ्रम है, तो कभी लगता कि कुछ ना कुछ तो है। आखिरकार हम दोनों घर वापस लौट आए। हमें इतनी जल्दी घर आता देखकर सभी घर वाले थोड़े हैरान हुए। तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा? अनुज ने बताया था कल की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी रजनी वहां पर आई और कहा, तुम लोग तो वहां 4-5 दिन के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी लौट आए, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब अनुज ने कहा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में हमने सोचा कि वापस चलते हैं। अनुज अभी यही बोल रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने से भागकर गया हो, कोई तेज हवा का झोंका जो सीधे ही घर के अंदर चला गया हो। यह देखकर मैं घबरा गई, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उस वक्त मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर मेरी सासू माँ हैरानी से कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तभी अनुज बोला, माँ, इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ये कहते हुए मुझे अंदर लेकर आया और कहा, नेहा, तुम आराम करो। ये कहकर मुझे आराम करने के लिए लिटा दिया। लेकिन मैं काफी घबरा रही थी और अनुज से कह रही थी कि वो मुझे एक पल के लिए भी ना छोड़कर जाए। लेकिन अनुज को गैराज जाना था, पर मैं बहुत घबरा रही थी। ऐसे में उस वक्त मेरी घबराहट देखकर अनुज ने अपनी भाभी को आवाज लगाई और कहा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसका ख्याल रखिए। यह सुनकर रजनी भाभी ने कहा, हाँ, मैं नेहा का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम परेशान मत हो। यह कहकर वो मेरे पास बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में मेरी सासू माँ भी आ गई। वो भी मेरी तबीयत देखकर परेशान थी, लेकिन मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं कि आखिर मैं क्या महसूस कर रही थी। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। शाम को अनुज अपने गैराज से वापस आया तो कमरे में आकर सबसे पहले मेरे सिर को छूकर देखा और कहा, अब बुखार नहीं है,
वैसे अब कैसा महसूस कर रही हो? ये सुनकर मैंने धीरे से कहा, ठीक हूं। उसके बाद अनुज ने मेरे पास बैठकर कुछ बातें की। तब तक रजनी भाभी मेरे लिए खाना लेकर आ गई, तो अनुज ने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिलाया। उसके बाद आराम करने के लिए बोलकर खुद खाना खाने के लिए बाहर चला गया। फिर मैं बिस्तर पर लेटे हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर बार बार मुझे घूरते जा रहा हो। तभी मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तब मैं वापस से अपने मोबाइल में कुछ देखने लग गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम के नल से पानी गिर रहा हो, क्योंकि पानी की आवाज मुझे साफ आ रही थी। तभी मैं घबराते हुए ये सोचकर कि बाथरूम में कोई नहीं है, तो फिर पानी की आवाज कैसी आ रही है? कहीं अनुज ने तो नल खुला नहीं छोड़ दिया? ऐसे में जैसे ही खड़ी हुई तो अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया हो। यह महसूस होते ही मैं घबरा गई और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिस किसी ने मेरा पैर पकड़ा है वो काफी मजबूत तरीके से पकड़ा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। तभी मेरी आवाज सुनकर अनुज के साथ सभी घर वाले भागते हुए वहां आ गए और मुझे इस तरह डरते हुए देखकर अनुज मेरे पास आया तो मैं घबराते हुए उसके गले लग गई और डरते हुए हड़बड़ाते हुए कहने लगी, अनुज, बेड के नीचे कोई है बेड के नीचे जिसने मेरा पैर पकड़ लिया था। यह सुनकर सब घर वाले हैरान रह गए और सबने बेड के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी मेरी सासू मां ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम आखिर इतना डर क्यों रही हो? यहां कमरे में कोई नहीं है। यह सुनकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए कहने लगी, कोई है बेड के नीचे और बाथरूम में पानी गिर रहा है। किसी ने उसका नल चालू किया है, पहले बंद था फिर किसी ने चालू कर दिया। मेरी ऐसी बातें सुनकर सब लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही थी। तभी मेरी सासू मां बाथरूम में गई और देखा तो बाथरूम का नल बंद था। यह देखकर मेरी सासू मां वापस आकर कहने लगी, बेटा, बाथरूम का नल तो बंद है, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तब अनुज ने कहा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैं घबराते हुए कहने लगी, नहीं अनुज, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, मैं सच कह रही हूं। बेड के नीचे कोई था और बाथरूम का नल भी चालू था। लेकिन मेरी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही भ्रम का शिकार समझ रहे थे। मैं और ज्यादा घबरा गई और अनुज के गले से लगकर रोने लगी। तभी मेरी नजर रजनी भाभी पर पड़ी, जो एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रही थी। यह देखकर मुझे हैरानी भी हुई, क्योंकि रजनी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन आज जैसे उसे मेरी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। बस अजीब तरीके से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा तो ये देखकर मुझे थोड़ा डर सा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वही अनुज ने मुझे वापस आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं घबरा रही थी तो अनुज मेरे पास ही बैठ गया और मुझे सोने के लिए लिटा दिया। तो मैं उसका हाथ पकड़कर डरते हुए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद कर दी तो एक अजीब सा डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, जिसकी वजह से मैं घबराते हुए अपनी आंखें खोल लेती। ये देखकर अनुज ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा और मुझसे बातें करने लगा। साथ में उसने जो मेरी गोलियां थी वो भी मुझे दी। ऐसे में दवाई के असर से धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। लेकिन आधी रात को अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा लगातार खटखटा रहा था। यह देखकर मैंने घबराते हुए अपनी आंखें खोली और घबराते हुए कहने लगी, अनुज। ये कहकर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अनुज मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अनुज को न देखकर मैं और ज्यादा घबरा गई। फिर उठकर घबराते हुए कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि रजनी भाभी के कमरे की लाइट जली हुई थी। यह देखकर मैंने सोचा कि मैं रजनी भाभी को इस बारे में बताऊं, शायद अनुज के बारे में उसे कुछ पता हो। यह सोचकर मैं रजनी भाभी के कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो खिड़की से जो कुछ मैंने देखा वो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस वक्त अनुज और रजनी भाभी इस हालत में थे कि मैं देख भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा सदमा लगा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अनुज मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा और रजनी भाभी के कमरे का दरवाजा खोलकर सीधे ही कमरे में चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और मुझे नजरअंदाज करके वे दोनों फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अश्लील हरकतें करने लगे।
ये देखकर मैं रोते हुए भारी गले से गुस्से में कहने लगी, अनुज, ये क्या कर रहे हो? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर मैं गुस्से में अनुज के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहां से, यहां क्या कर रहे हो? लेकिन अनुज ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। तभी ये देखकर मैंने रजनी भाभी की तरफ देखा, जो शैतानी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ये देखकर मैं रोते हुए वहां से बाहर आ गई और सीधे ही अपनी सासू माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। लेकिन काफी दरवाजा खटखटाने पर भी उनकी नींद नहीं खुली। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास बोल रहा हो, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, वो सिर्फ अब मेरा है, सिर्फ मेरा। यह सुनकर मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई पैरों में घुंघरू बांधकर मेरे पास से भाग रहा हो। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और रोते हुए घबराते हुए बोली, कौन है? सामने आओ, मेरे कौन है? लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर पीछे की तरफ से किसी के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आगे की तरफ से आवाज आने लगी। धीरे धीरे चारों तरफ से आवाज आने लगी और धीरे धीरे वो आवाजें मुझे अपने करीब आती हुई महसूस हुई। ये देखकर तो मैं बहुत घबरा गई और डरते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई। उस रात मैं डर की वजह से बेड पर एक कोने में सिमट कर बैठी रही। मैं डर की वजह से थर थर कांप रही थी और रो रही थी। इन सब की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। तभी सुबह अनुज कमरे में आया। उसे देखकर मैं गुस्से में चिल्लाते हुए रोते हुए कहा, क्यों आए हो यहां पर? जाओ अपनी उस भाभी के पास। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे इंसान से मैंने प्यार किया था, तुम इतने घटिया हो। ये कहते हुए उसे मैं भला बुरा कहने लगी, लेकिन जैसे मेरी बातों का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बड़ी तारीफ करते थे ना तुम तो उस घटिया औरत की। अरे बहन तो एक नंबर की बदचलन औरत है, दूसरे के पति को अपने जाल में फंसाना अच्छे से आता है उसे। ये कहते हुए मैं कुछ आगे कहती, उससे पहले ही अनुज ने गुस्से में मेरा गला पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो उसके बारे में एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय अनुज को इस तरह गुस्से में देखकर, उसके चेहरे पर वो अजीब सा गुस्सा देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझे खांसी आने लगी क्योंकि अनुज ने मेरा गला इस तरह पकड़ा था कि मेरा दम घुटने लगा था। फिर अनुज ने गुस्से में मुझे छोड़ दिया और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए वहां से चला गया। जैसे ही अनुज कमरे से बाहर गया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई तेज तेज हंस रहा हो। पूरे कमरे में किसी के हंसने की आवाज आने लगी। ये देखकर मैं और घबरा गई और डरते हुए मैं भागते हुए बाहर आ गई। अब मुझे देखकर मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? ये सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, हाँ माँ। आगे घबराने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रजनी भाभी वहां पर आई और अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मेरा खून खौल उठा। रात की बात याद आते ही मैं गुस्से में उसके पास गई और उसका गला पकड़कर बोली, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? बताओ, तुमने क्या जादू किया है उस पर जो वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है? वरना मेरा अनुज ऐसा नहीं था। ये देखकर मेरी सासू माँ ने रजनी भाभी से मुझे अलग किया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रही हो नेहा, और ये किस तरह से बातें कर रही हो तुम रजनी बहू से? ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, माँ आप जानती नहीं हो इस औरत को, ये औरत जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मेरी सासू माँ गुस्से में बोली, चुप करो अपनी बकवास, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसके साथ इस तरह की बदतमीजी करो, इसके चरित्र पर उंगली उठाओ। सुना तुमने? उस वक्त मैंने अपनी सासू माँ को अपनी जेठानी के बारे में सच बताना चाहा था, लेकिन उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था, बस मेरी जेठानी पर यकीन था। फिर गुस्से में मैं अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों के पास कह रहा हो, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, भूल जाओ उसे और चली जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा।
ये आवाज एक औरत और एक मर्द की मिलीजुली आवाज लग रही थी। काफी भयानक लग रही थी, जिसे सुनकर मैंने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था। शायद ये मेरे मन का भ्रम हो सकता है। ये सोचकर मैंने इस बात को तो नजरअंदाज किया, लेकिन जो कुछ हुआ था, अनुज ने जिस तरह मुझे धोखा दिया था, उसे सोचकर मैं बेड पर बैठे हुए रो रही थी। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि जिस अनुज के खातिर मैंने अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया, जिस अनुज के खातिर मैं अपने घर वालों के खिलाफ चली गई, आज उस अनुज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। आज मुझे अपनी माँ की बात याद आने लगी कि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, उसे कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं होता। शायद यही मेरी गलती है। ये सोचते हुए मैं अपने आप से रोते हुए बातें कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सारी दिल की बातें, सारी तकलीफ किसे बताऊं। मेरी माँ ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी रजनी भाभी वहां पर आई। उसे देखकर मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आई हो तुम यहां पर? यह सुनकर वो मेरे पास आई और अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। उस समय उसकी आवाज एक मर्द की आवाज जैसी थी और काफी डरावनी थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसे सुनकर मैं घबरा गई। फिर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वहां से चली गई। तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये सब कुछ तो मुझे डराने के लिए काफी था। मैं बेड पर बैठे हुए थर थर कांपने लगी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया और रोते हुए घबराते हुए अपने कमरे में ही बैठी रही। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। साथ में कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी अपने आप बंद हो जाता। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरी सासू माँ मेरे लिए खाना लेकर आई और कहा, तुम्हारी तबीयत सच में ही बहुत खराब है। तुम्हें पता भी है तुम रजनी के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कह रही थी। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो मेरी सासू माँ बोली, खाना खा लेना। ये कहकर खाने की प्लेट एक तरफ रखकर वहां से चली गई। लेकिन मुझे तो भूख नहीं थी। रात के 9 बजे गए थे, लेकिन अनुज अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे उनकी चिंता होने लगी। और मैंने बाहर जाकर देखा तो सब घर वाले खाना खा रहे थे। अनुज भी वहीं पर था। ये देखकर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही मेरी सासू माँ ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो बेटा। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली और वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में आई तो देखा कि कमरे में पंखे से कोई उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी थी और इतनी डरावनी कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं थर थर कांपने लगी। तभी मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पर आ गए। तभी मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ? तो सब घर वालों को वहां आए देखकर मैंने घबराते हुए फिर से उस पंखे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब अनुज मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी? यह सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और बिना कुछ कहे वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। तब मुझे कुछ न बोलते देखकर अनुज सब घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, चलो बाहर चलते हैं, इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, बेवजह चिल्लाती रहती हैं। ये सुनकर सब वहां से चले गए। वहीं बाहर जाते समय अनुज ने मेरी तरफ गुस्से में देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अनुज का ऐसा रवैया देखकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वही खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन अनुज बाहर गार्डन में टहल रहा था। ये देखकर मैं उसके पास गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही गुस्से में उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जाओ अपने कमरे में। उस समय उसने जिस तरह चिल्लाते हुए डरावनी आवाज में मुझसे ये कहा था, उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि ऐसी आवाज मैं अनुज की कभी नहीं सुनी थी। और मैं घबराते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और इधर उधर बेचैनी से टहलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अनुज के व्यवहार से बहुत दुखी थी। मुझे लगता था कि वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसका गुस्से भरा चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं डर जाती थी। फिर मैं वापस अनुज के पास जाने लगी तो मुझे रजनी भाभी के कमरे में से फिर लाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि कल की तरह अनुज रजनी भाभी के कमरे में ही है। ये सोचकर रजनी के कमरे में गई।
खिड़की से उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। खिड़की से आवाज लगा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा हो। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं वापस अपने कमरे में आई तो अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उस वक्त मैंने अपनी सासू माँ को अपनी जेठानी के बारे में सच बताना चाहा था, लेकिन उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था, बस मेरी जेठानी पर यकीन था। फिर गुस्से में मैं अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों के पास कह रहा हो, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, भूल जाओ उसे और चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये आवाज एक औरत और एक मर्द की मिलीजुली आवाज लग रही थी, काफी भयानक लग रही थी, जिसे सुनकर मैंने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था, शायद ये मेरे मन का भ्रम हो सकता है। ये सोचकर मैंने इस बात को तो नजरअंदाज किया, लेकिन जो कुछ हुआ था, अनुज ने जिस तरह मुझे धोखा दिया था, उसे सोचकर मैं बेड पर बैठे हुए रो रही थी। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि जिस अनुज के खातिर मैंने अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया, जिस अनुज के खातिर मैं अपने घर वालों के खिलाफ चली गई, आज उस अनुज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। आज मुझे अपनी माँ की बात याद आने लगी कि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, उसे कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं होता। शायद यही मेरी गलती है। ये सोचते हुए मैं अपने आप से रोते हुए बातें कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सारी दिल की बातें, सारी तकलीफ किसे बताऊं। मेरी माँ ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी रजनी भाभी वहां पर आई। उसे देखकर मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? यह सुनकर वो मेरे पास आई और अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। उस समय उसकी आवाज एक मर्द की आवाज जैसी थी और काफी डरावनी थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसे सुनकर मैं घबरा गई। फिर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वहां से चली गई। तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये सब कुछ तो मुझे डराने के लिए काफी था। मैं बेड पर बैठे हुए थर थर कांपने लगी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया और रोते हुए घबराते हुए अपने कमरे में ही बैठी रही। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। साथ में कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी अपने आप बंद हो जाता। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरी सासू माँ मेरे लिए खाना लेकर आई और कहा, तुम्हारी तबीयत सच में ही बहुत खराब है। तुम्हें पता भी है तुम रजनी के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कह रही थी। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो मेरी सासू माँ बोली, खाना खा लेना। ये कहकर खाने की प्लेट एक तरफ रखकर वहां से चली गई। लेकिन मुझे तो भूख नहीं थी। रात के 9 बजे गए थे, लेकिन अनुज अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे उनकी चिंता होने लगी। और मैंने बाहर जाकर देखा तो सब घर वाले खाना खा रहे थे। अनुज भी वहीं पर था। ये देखकर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही मेरी सासू माँ ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो बेटा। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली और वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में आई तो देखा कि कमरे में पंखे से कोई उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी थी और इतनी डरावनी कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं थर थर कांपने लगी। तभी मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पर आ गए। तभी मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ? तो सब घर वालों को वहां आए देखकर मैंने घबराते हुए फिर से उस पंखे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब अनुज मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी? ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और बिना कुछ कहे वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। तब मुझे कुछ न बोलते देखकर अनुज सब घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, चलो बाहर चलते हैं, इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, बेवजह चिल्लाती रहती है। ये सुनकर सब वहां से चले गए। वहीं बाहर जाते समय अनुज ने मेरी तरफ गुस्से में देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अनुज का ऐसा रवैया देखकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वही खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन अनुज बाहर गार्डन में टहल रहा था।
ये देखकर मैं उसके पास गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही गुस्से में उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जाओ अपने कमरे में। उस समय उसने जिस तरह चिल्लाते हुए डरावनी आवाज में मुझसे ये कहा था, उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि ऐसी आवाज मैं अनुज की कभी नहीं सुनी थी। और मैं घबराते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और इधर उधर बेचैनी से टहलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अनुज के व्यवहार से बहुत दुखी थी। मुझे लगता था कि वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसका गुस्से भरा चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं डर जाती थी। फिर मैं वापस अनुज के पास जाने लगी तो मुझे रजनी भाभी के कमरे में से फिर लाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि कल की तरह अनुज रजनी भाभी के कमरे में ही है। ये सोचकर रजनी के कमरे में गई। खिड़की से उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। खिड़की से आवाज लगा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा हो। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं वापस अपने कमरे में आई। ये देखकर और आवाज सुनकर हम सब ने भागकर उसे संभाला। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हम सोच रहे थे शायद फिसल कर गिर गई हैं। कुछ देर बाद जो कुछ हमने सुना वो हमारे लिए काफी परेशान करने वाला था कि उसे बूढ़ी औरत के आधे शरीर को लकवा मार गया है। ये सुनकर हमें तकलीफ हुई, लेकिन मैंने तभी देखा कि रजनी भाभी के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा कि इसने ही तो उस बेचारी बूढ़ी औरत को बद्दुआ दी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वही रजनी भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो मुझे अपने कमरे में जो अजीब गरीब घटनाएं हो रही थीं, उनके बाद आने में भी डर लगता था, लेकिन क्या करूं, आना भी जरूरी था। अब मैं कमरे में आकर बैठी ही थी कि अचानक मेरा सिर भारी होने लगा, तो मैं आराम करने के लिए लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के पास बहुत झुककर बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज में कह रहा था, देख लिया ना, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। ये कहते हुए हंस रहा था। ये सब महसूस होते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से खोल नहीं पा रही थी। फिर हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। पर अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब मेरी हालत इस तरह की थी कि डर की वजह से मैं किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ वही डरावनी घटनाएं जो हो रही थी। आज रात को भी खाना खाने के बाद अनुज बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जा सकूं, और फिर वो रजनी भाभी के कमरे में ही चला गया। ये सब कुछ देखकर मैं रोते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। शायद मैं मजबूर थी। उस रात मैं डरी सहमी सी अपने बिस्तर पर बैठी रोए जा रही थी। तभी मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा जो कुछ दिनों से हो रहा था। अचानक कमरे की लाइट बंद चालू होने लगी और कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गई। तभी अचानक लाइट बंद हो गई और जैसे ही लाइट आई तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक भयानक सूरत की औरत बिल्कुल सामने बैठी हुई मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी डरावनी थीं और पूरा शरीर जला हुआ काला था। उस वक्त उसे अपनी आंखों के इतने करीब देखकर मेरे होश उड़ गए और घबराहट की वजह से मैं चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ मेरे पास बैठी हुई थी। अब मुझे होश में आए देखकर मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कैसी हो बेटा। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन घबराहट बहुत हो रही थी। तो उसने बताया कि मैं रात को चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी, तो वो पानी पीने के लिए रसोई में आई हुई थी, तो मेरी आवाज सुनकर यहां चली आई। तुम उस वक्त अकेली थी। ये कहते हुए वो परेशान थी। शायद उन्हें भी शक हो गया था कि अनुज और रजनी भाभी के बीच में कुछ है, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी अनुज कमरे में आया, लेकिन गुस्से में उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मेरी सासू माँ ने मेरी तरफ देखा, लेकिन ना तो अनुज से कुछ बोली ना मुझसे कुछ बोली। वही बिना मेरी तरफ देखे अनुज नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। तभी बाहर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मैं उठने को हुई तो मेरी सासू माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया। फिर हम दोनों बाहर आए तो देखा कि पड़ोस के बच्चे की गेंद हमारे गार्डन में आ गई थी और वो गेंद लेने आया था,
लेकिन रजनी भाभी उसे बच्चे को उसकी गेंद नहीं दे रही थी और गुस्से में उसे डांट रही थी। यह देखकर मेरी सासू माँ उसके पास जाकर बोली, ये क्या कर रही हो बहू, बच्चा है, आ गई होगी गेंद, लाओ मुझे दो। यह सुनकर रजनी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उस वक्त वहां पर वो छोटा सा बच्चा, मेरी सास, मैं और रजनी भाभी ही थे। अब रजनी भाभी को गुस्से में देखकर मेरी सास बोली, बहू लाओ गेंद मुझे दो। यह सुनकर रजनी भाभी ने गुस्से में वो गेंद मेरी सासू माँ के हाथ में दे दी। लेकिन अचानक ये देखकर हम हैरान रह गए कि वो गेंद अचानक जलने लगी, जिसकी वजह से मेरी सासू माँ को अपने हाथ में काफी जलन महसूस हुई और उसने हड़बड़ाते हुए एक तरफ उस गेंद को फेंक दिया। अब वो हैरानी से कभी रजनी भाभी की तरफ तो कभी मेरी तरफ देख रही थी और रजनी भाभी गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चली गई। ये सब कुछ हम दोनों के लिए काफी हैरान कर देने वाला था। वही वो छोटा सा बच्चा रोते हुए वहां से चला गया। हम दोनों अभी वहीं थे, तभी घर पर एक तांत्रिक भिक्षा मांगते हुए वहां पर आया, तो उसके आने की आवाज सुनकर हम दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। अब मैं अपनी सास के साथ उस तांत्रिक की तरफ गई। हमें देखकर वो तांत्रिक बोला, कुछ दे दो बेटा। ये कहते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा, जहां छज्जे पर रजनी भाभी टहल रही थी। ये देखकर अचानक उस तांत्रिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हैरानी से हमारी तरफ देखा और फिर मेरी सास की तरफ देखते हुए रजनी भाभी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? ये सुनकर मेरी सास अनमने मन से बोली, बड़ी बहू हैं हमारी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मेरी सास परेशान थी। ये सुनकर वो तांत्रिक कुछ सोचकर बोला, ये आपकी बहू नहीं है। ये सुनकर मैं और मेरी सास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, तो वो तांत्रिक आगे बोला, ये जो दिखाई दे रहा है ये शरीर तो आपकी बड़ी बहू का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा किसी और की है। ये सुनकर मैं और मेरी सासू माँ ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तब वो तांत्रिक बोला, हाँ, ये आपकी बड़ी बहू नहीं है, ये एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो आपकी बड़ी बहू के शरीर में रहकर आपके छोटे बेटे को अपने काबू में किए हुए हैं, जबकि आपके छोटे बेटे को और आपकी बड़ी बहू को कोई पता नहीं है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, पर यह आत्मा उनसे न जाने क्या क्या करवा रही है। अगर इस आत्मा को जल्दी से काबू में नहीं किया गया तो ये आत्मा सबकी जान ले लेगी और खासकर तुम्हारी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। वही सोचने लगी कि अब मेरी सासू माँ जरूर इस तांत्रिक पर गुस्सा करेगी, क्योंकि वो रजनी भाभी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। लेकिन मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि उस तांत्रिक की बात सुनकर मेरी सासू माँ उदास स्वर में कहने लगी, बाबा, अब तो मुझे भी यही लगता है, इसका अजीबो गरीब व्यवहार और अगर अपनी जुबान से किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल दे तो वो सच हो जाना, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लगता। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कौन है और क्या हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी सास ने हाथ जोड़कर उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर उस तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, यहां शहर से बाहर जो काली मां का मंदिर है ना, वहां आज दोपहर के 1 बजे तक आ जाना। मैं वहीं पर मिलूंगा और सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बारे में इस आत्मा को जरा सी भी भनक नहीं होनी चाहिए। यह कहकर हमारी तरफ देखते हुए उसने कहा, अब देवी मां बस तुम्हारी रक्षा करें। यह कहकर वहां से बिना दक्षिणा लिए ही चला गया। वहीं अपनी सासू मां की बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तब मेरी सासू मां मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, इस तरह हैरानी से मुझे ना देखो। पहले तेरी बातें मुझे भी ठीक नहीं लगती थी। मुझे लगता तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तुम दिमागी रूप से बीमार हो। लेकिन कल रात जब तुम चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मुझे रजनी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। ये देखने के लिए मैंने रजनी के कमरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे। फिर मुझे लगने लगा कि अनुज शायद उसके कमरे में है। पहले तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर मैं तुम्हारे पास वहीं तुम्हारे कमरे में सो गई, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उस वक्त तुम बेहोश थी इसीलिए, लेकिन अनुज सारी रात तुम्हारे कमरे में नहीं आया। अगले दिन सुबह मैंने अनुज को रजनी के कमरे में से निकलकर छत पर जाते हुए देखा। यह देखकर सब कुछ मेरे समझ में आ गया। सच बताऊं बेटा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, मेरा अनुज ऐसा कर सकता है और मेरी बड़ी बहू वो ऐसा कर सकती है।
क्योंकि बेटा रजनी ऐसी नहीं है। पता नहीं कुछ दिनों से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है और अनुज वो भी कहीं खोया खोया रहता है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सच बताऊं बेटा, तो अनुज को रजनी के कमरे में से निकलते देखकर मैं अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही थी। साथ में तुम्हारी तकलीफ भी समझ रही थी। पर जिस तरह आज उसने वो गेंद मेरे हाथ में दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में ले लिया है। ये देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऐसे में इस तांत्रिक की बातें सुनकर मुझे भी यकीन होने लगा कि कोई ना कोई बात है, क्योंकि बेटा मेरा अनुज गलत नहीं था और ना रजनी गलत थी। लेकिन इस तरह दोनों का एक दूजे के साथ रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कहते हुए उसने मुझे समझाया। अब तो मुझे भी यही लग रहा था कि हो सकता है हमारे घर पर किसी बुरी शक्ति का साया हो और हमने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर दोपहर के वक्त 1 बजे मैं अपनी सासू माँ के साथ काली माँ के मंदिर पहुंच गई, जहां पर वो तांत्रिक हमें मिल गया। वहां जाकर हमने हाथ जोड़कर काली माँ और उस तांत्रिक को प्रणाम किया और उस तांत्रिक के पास बैठ गए। अब कुछ तांत्रिक क्रिया की, तंत्र मंत्र करते हुए काली माँ का स्मरण किया और हमारी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे घर पर एक बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो किसी आदमी को अपना बनाने की तलाश में भटक रही है। यह सुनकर हम दोनों सास बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब मेरी सासू माँ बोली, खुलकर बताइए बाबा, बात क्या है? यह सुनकर उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अपने पति के साथ तुम घूमने गई थी ना माउंट आबू, वहां एक नहर के किनारे से वो आत्मा तुम्हारे साथ है। वो आत्मा एक औरत की है जिसकी नई नई शादी हुई थी और अपनी शादी के हजारों सपने लेकर अपने पति के साथ वहां माउंट आबू घूमने आई थी। वो साधारण रंग रूप की थी, जिसकी वजह से उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो वो सुंदर नहीं थी, दूसरा उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके पति की शादी उससे करवा दी थी और वैसे भी उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था। ऐसे में उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पति ने उसे नहर के किनारे ले जाकर धोखे से उसे नहर में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही है। जब भी वो किसी पति पत्नी को खुश देखती है, उन्हें साथ देखती है, तो वो तड़प उठती है और ऐसे में तुम्हें और तुम्हारे पति को साथ देखकर वो तुम्हारे साथ चली आई, क्योंकि वो किसी मर्द के प्यार के लिए तड़प रही थी और ऐसे में उसे पाना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे गले में यह देवी माँ का लॉकेट था, जिसकी वजह से वो आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। परंतु तुम्हारे पति का प्यार पाने के लिए उसे एक शरीर में जाना जरूरी था, इसलिए वो तुम्हारी जेठानी के शरीर में चली गई। ये कहते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए उस तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारी बड़ी बहू के शरीर में उस आत्मा का वास है और उसने अपनी काली शक्तियों के आधार पर तुम्हारे बेटे को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, जिसकी वजह से ना तो तुम्हारे बेटे को कुछ होश है कि क्या हो रहा है और ना तुम्हारी बहू को कुछ होश है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा है। अब वो आत्मा तुम्हारे बेटे के लिए इस कदर पागल हो चुकी है कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसका साथ छुड़वाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मैं और मेरी सास दोनों घबरा गए। फिर मेरी सास ने हाथ जोड़कर हड़बड़ाते हुए कहा, ना बाबा, ऐसा ना बोलिए, कोई तो रास्ता होगा। आप कोई रास्ता बताइए कि हम उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाए। ये सुनकर वो तांत्रिक कहने लगा, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है और अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू का शरीर छोड़कर तुम्हारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए वो अपने साथ ले जाए। ये सुनकर तो हम दोनों बहुत घबरा गए। तब मेरी सास रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ऐसा ना बोलिए, मैं अपने एक बेटे को पहले खो चुकी हूं। अब मेरा अनुज मेरे जीने का आखिरी सहारा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना बोलो, हमारी मदद करो बाबा। ये कहते हुए रोने लग गई तो उस तांत्रिक बाबा ने काली माँ का आंखें बंद करके हाथ में माला लेकर कुछ स्मरण किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बेटा, एक तुम ही हो जो अपने सुहाग को उस आत्मा से आजाद करवा सकती हो। यह सुनकर मैं हैरानी के साथ हड़बड़ाते हुए बोली, मैं बाबा, लेकिन कैसे? आप मुझे बताइए, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। यह सुनकर उस तांत्रिक बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम एक सुहागिन स्त्री हो। एक सुहागिन से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है। जिस तरह माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जान बचा ली थी, उसी तरह तुम्हें अपने पति को बचाने के लिए उस आत्मा का सामना करना होगा।
ये कहते हुए उसने हमें कुछ समझाया। अब उस तांत्रिक बाबा की बातें सुनकर हमने कुछ सोचा और फिर घर लौट आए। अब घर जाकर हमने देखा कि रजनी भाभी गार्डन में बैठे हुए झूला झूल रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। ये देखकर हमने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हमारी तरफ देखकर कहा, कहाँ गई थी तुम दोनों? ये कहते हुए गुस्से में हमारी तरफ आई तो एक पल के लिए तो मैं और मेरी सास दोनों घबरा गए थे कि इसे पता ना चल जाए कि हम दोनों कहाँ से आए हैं। तभी मेरी सास हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, यहीं देवी माँ के दर्शन करने के लिए गए थे ना, काफी दिन हो गए हैं। ये सुनकर उसने गुस्से में मेरी सास की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अब जाकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन अभी हमें डर लग रहा था कि कहीं इसे सच पता ना चल जाए। धीरे धीरे शाम हो गई। मैं और मेरी सासू माँ एक दूसरे की तरफ देखकर बस इशारों में ही कुछ बातें कर रहे थे। रात को खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। वही अनुज हमेशा की तरह रजनी भाभी के कमरे में चला गया। मैं दबे कदम अपने कमरे से बाहर आई, तभी मेरी सासू माँ भी मुझे बाहर मिल गई और रजनी भाभी के कमरे के पास पहुंचकर वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने कमरे के दरवाजे को जोर का धक्का दिया, जिसकी वजह से कमरे का दरवाजा खुल गया। उस वक्त मैंने देखा कि अनुज को अपने पास खींचकर रजनी भाभी उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें कर रही थीं। ये देखकर मैं डरी नहीं और सीधे ही गुस्से में उनके पास चली गई। मुझे आते देखकर अनुज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जाओ यहां से, क्यों आई हो यहां? लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे ही रजनी भाभी के पास चली गई और गुस्से में बोली, मैं पहचान गई हूं तुम कौन हो, अब तुम मुझे मेरे पति को नहीं छीन पाओगी। ये कहते हुए मैंने अनुज का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगी तो रजनी भाभी गुस्से में तिलमिला उठी। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और फिर कमरे में इधर उधर देखा तो कमरे में जितना भी सामान था वो जोर जोर से अपनी जगह से हिलने लगा। ये देखकर मेरी सासू माँ भी वहां आ गई और घबराने लगी, लेकिन मुझे आज घबराना नहीं था। हिम्मत से काम लेना था, अपने सुहाग को बचाना था। इसलिए मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस बारे में मुझे पता है। सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरी औरतों की जिंदगी बर्बाद करो। तुम एक गैर औरत हो और कुछ नहीं, दूसरे के पति को पाने के लिए दूसरी औरतों का शरीर इस्तेमाल करती हो। ये कहकर मैंने उस चुड़ैल को गुस्सा दिलवाने लगी। वही ये कहना था कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक भयानक आवाज निकालते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि अगर और दिन की बात होती तो मैं घबरा कर डरते हुए ही बेहोश हो जाती। वही ये देखकर मेरी सासू माँ एक कोने में खड़ी हुई घबरा रही थी। तभी उस आत्मा ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वही अनुज की आत्मा भी उसके काबू में था, जिसकी वजह से अनुज ने गुस्से में मुझे देखकर वहां से गुस्से में मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं आज किसी से डरने वाली नहीं थी। वही जब आत्मा मेरे करीब आई तो मैंने तुरंत अपने मंगल सूत्र को निकाला, जो फैरो के वक्त अनुज ने मुझे पहनाया था, और उसे रजनी भाभी के सामने कर दिया। अब उस मंगल सूत्र की वजह से वो आत्मा तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। वो मेरा सामना करना चाहती थी, पर पता नहीं उस मंगल सूत्र में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन चाहते हुए भी मुझ पर हमला नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द की वजह से तड़प रही है। वही जैसे जैसे वो तड़प रही थी वैसे वैसे अनुज को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अनुज को उसने अपने काबू में किए हुए था। ऐसे में जब अनुज ने उस मंगल सूत्र को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैंने अनुज को एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो एक तरफ गिर गया। तभी मेरी सासू माँ वहां पर आई और उसने पास में रखा हुआ एक गमला अनुज के सिर पर इस तरह दे मारा कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। वहीं वो आत्मा चिल्लाने लगी और आखिरकार उसने रजनी भाभी का शरीर छोड़ दिया, जिसकी वजह से रजनी भाभी बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर वो आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो एक पल के लिए तो मैं घबरा गई। बड़ी ही डरावनी आत्मा थी। काफी लंबे उलझे मैले बाल थे, पूरा शरीर काला था, चेहरा बड़ा ही बदसूरत और मोटे मोटे होंठ, बड़ी बड़ी सफेद कलर की आंखें, उनके नीचे काले गड्ढे, बड़े बड़े हाथों के नाखून थे, दांत भी काफी निकले और काले कलर के लंबे थे। शरीर जगह जगह से कटा फटा हुआ था। अब वो आत्मा मेरा सामना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तभी वो तांत्रिक बाबा वहां पर आ गए और उन्होंने कुछ मंत्रों को बोलना शुरू कर दिया।
और अपने हाथ को हवा में लहराकर उस आत्मा की तरफ देखकर इधर उधर घुमाने लगे तो वो आत्मा दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगी। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आग में जल रही है और कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा ने उसे अपने काबू में कर लिया, जिसकी वजह से वो आत्मा तड़पने लगी और चिल्लाने लगी। फिर तांत्रिक बाबा ने अपने झोले में से एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया निकाली और उसके चारों तरफ एक धागा बांधना शुरू कर दिया। इन्हें देखकर वो आत्मा इस तरह तड़पने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, वहां से भागने की कोशिश करने लगी, जैसे उसके चारों तरफ तांत्रिक बाबा ने कोई जंजीर बांध दी हो। फिर तांत्रिक बाबा ने मंत्र बोलते हुए उसे उस गुड़िया में कैद करके हमेशा के लिए अपने झोले में रख लिया और हमारी तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद इसकी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, देवी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। ये कहकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब रजनी भाभी को होश आया तो वो अनुज को वहां बेहोश पड़े देखकर हैरानी से बोली, अनुज, इसे क्या हुआ है? उसे देखकर, उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वही अनुज को भी जब होश आया तो उसे भी कुछ याद नहीं था कि आखिर क्या हुआ था। उसके और रजनी भाभी के बीच कैसे संबंध थे। ना रजनी भाभी को याद था कि उसके अनुज के साथ किस तरह के संबंध बने थे। ये देखकर मेरी सासू माँ और मैंने इशारों में बातें करते हुए तय किया कि हम दोनों उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। जो हो गया है उसे भूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अनुज और रजनी भाभी को पता चला कि उनके बीच में क्या हुआ है तो उन दोनों को अपनी गलती का काफी पछतावा होगा। शायद वो हमसे कभी नजरें न मिला पाए और अपने आप को कभी माफ ना कर पाए। इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ याद नहीं है। वही अब सब कुछ भूलकर मैं अनुज के साथ रहना चाहती थी। जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मुझे तकलीफ तो पहुंची थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा अनुज मुझसे बहुत प्यार करता है। जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और रजनी भाभी के बारे में मैं बहुत गलत सोचती थी, लेकिन उसने तो, बेचारी ने कुछ गलत नहीं किया था। उससे तो उस आत्मा ने गलत करवाया था, इस बात का भी मुझे एहसास हो गया था। वही अब अनुज मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं भी सारी बातें भूलने की कोशिश करती थी। ऐसे में अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे और समय गुजरने के साथ मैं इस डर से उबरने लगी थी। और जब थोड़ा वक्त गुजरा तो फिर मौका देखकर हमने रजनी भाभी को समझाया, उससे बातें की और फिर उसका दूसरा पुनर्विवाह करवा दिया। वही समय गुजरने के साथ अनुज एक अच्छा इंसान है। मैं उसके साथ खुश हूं, ये जानकर मेरे घर वालों ने भी मुझे माफ कर दिया। मैं अनुज के साथ अपनी जिंदगी में खुश हूं और अब रजनी भाभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इस घटना को अब बीते हुए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी जब मैं इस बारे में याद करती हूं तो तड़प उठती हूं। लेकिन इस घटना के बारे में सारी सच्चाई मुझे और मेरी सास को पता है। इसके सिवाय हमने आज तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कभी कभी उस आत्मा के चिल्लाने की, चीखने की और डरावनी आवाजें आज भी ऐसा लगता है जैसे मुझे सपने में डराने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, राजुल्ला हैं यूपी से, राजन नूरकी का हैं महाराष्ट्र से, राजेश कुमार हैं बिहार से, अंश हैं मुंबई से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, प्रिंस महतो हैं बेगूसराय बिहार से, जी के मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, अवधेश कुमार हैं कानपुर से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, तेजवीर सिंह हैं नोएडा से, निहार सिन्हा हैं मेघालय से, एलिजाबेथ हैं उड़ीसा से, रचना गुप्ता हैं बिहार से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, रोबिन लामा हैं सऊदी अरब से, आकाश बाबू हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, सूरज और कविता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, कार्तिक प्रजापति हैं उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, संजू सिंह हैं हिमाचल प्रदेश से, मोहित भोज हैं दिल्ली से, सूरज हैं बिहार से, नूर अफसाना हैं झारखंड से, हेमंत और राजकुमार हैं छत्तीसगढ़ से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, राजेश कणहर हैं उड़ीसा से, राजश्री हैं थाने मुंबई से,
मंसूरा हैं यूके से, शबनम हैं वेस्ट बंगाल से, पूरण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, हेम्पी संधू हैं जीरा से, पंकज हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, सूरज हैं आगरा से, प्रदीप हैं वेस्ट बंगाल से, ज्योतिष पासवान हैं असम से, अर्जुन सोलंकी हैं मध्य प्रदेश से, सेजू खान हैं मुरादाबाद से, सुरेंद्र हैं नई दिल्ली से, अयाज हैं दुबई से, सुरेंद्र हैं करनाल हरियाणा से, अब्बू और मारिया फातिमा हैं तेलंगाना से, अनोखी लाल हैं उत्तर प्रदेश से, नाजिया हैं तेलंगाना से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता कौर और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, मोहम्मद शमी हैं गाजीपुर से, सपना हैं काठमांडू नेपाल से, रागिनी हैं दिल्ली से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, शाहदाब अंसारी हैं दिल्ली से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, राम हैं बुलंदशहर से, ऋतु मेहरा हैं उड़ीसा से, विक्रम बोरो हैं असम से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, अनिल चौहान हैं बिहार से, बंटी हैं कोटा राजस्थान से, अरबाज हैं झारखंड से, सीमा हैं गुजरात से, सीमा तांती और आयुष तांती हैं मुंबई से, यशवंत यादव हैं आजमगढ़ से, पिंकी सिंह और दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, काजल छेत्री हैं नेपाल से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, नीरज प्रजापति हैं भरतपुर राजस्थान से, अखिलेश हैं उत्तर प्रदेश से, परशुराम हैं पंजाब से, सुधीर हैं बिहार से, नासिर टोवा हैं आजमगढ़ से, मोजिद हैं मालदीव से, अंकुर हैं मंगोड़िया से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, हिना खान हैं असम से, आनंद गुप्ता हैं लुधियाना पंजाब से, अंशिका हैं मुजफ्फरपुर से, अनवर भाई हैं सऊदी अरब से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, राजेश हलदार हैं जबलपुर से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, सौरभ और शिवानी हैं मध्य प्रदेश से, तनवीर अंसारी और रानी अंसारी हैं खुजली से, नयान हैं सूरत गुजरात से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, जसराज सिंह हैं बालोतरा राजस्थान से, मुन्ना भाई हैं सऊदी अरब से, अभिषेक कुमार हैं हिमाचल प्रदेश से, मोहम्मद गुलजार हैं कुवैत से, सूरज हैं बिहार से, प्रेम लाबा हैं बिहार से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, कोचिंग तामीर हैं अरुणाचल प्रदेश से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, लक्ष्मण हैं नेपाल से, नवाज मलिक हैं वेस्ट बंगाल से, पार्वती चलवानी हैं पुणे महाराष्ट्र से, नरेश ढाबी हैं भावनगर से, प्रीतम हैं नेपाल से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, सौरभ और तनु हैं हरदोई से, बीएस ट्रेलर हैं गाजीपुर से, साहिल खान हैं सूरत हैं, शरीफ हैं सूरत से और सबसे लास्ट में करिश्मा हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।